गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट सेकंड लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। अब तक आपने लीग ऑफ नेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त की कि कैसे लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। राष्ट्र संघ का संगठन को लेकर जब हम बात करेंगे तो इसके संगठन में जो भी इसके मुख्य अंग हैं और वो अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइनिस क्लाड ने कहा कि राष्ट्र संघ के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि इसके बहुत से सदस्य औपचारिक रूप से राष्ट्र संघ के भीतर थे किंतु व्यवहारिक रूप से बाहर। ऐसी स्थिति ने राष्ट्र संघ को और भी ज़्यादा कमज़ोर बना दिया। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम राष्ट्र संघ के अस्तित्व के बारे में बात कर रहे थे कि जो इसके सदस्य थे वो थ्योरेटिकली इसके अंदर शामिल हुए थे, इसके सदस्य बने थे, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने इसके लिए काम नहीं किया और यही एक कारण रहा कि राष्ट्र संघ कमज़ोर बन गया था। राष्ट्र संघ के संविधा के अनुच्छेद 2 से लेकर अनुच्छेद 7 तक राष्ट्र संघ के संगठन का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्र संघ के 3 मुख्य अंग हैं: सभा, परिषद और सचिवालय। सबसे पहले है सभा असेंबली, दूसरे नंबर पर परिषद काउंसिल और तीसरे नंबर पर है सचिवालय सेक्रेटेरिएट। इसके अतिरिक्त इसके कुछ सहायक निकाय भी हैं जिन्होंने गैर राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। इनमें से 2 महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं इसकी। नंबर 1 स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे सभा की। असेंबली सभा राष्ट्र संघ का विचारणीय अंग थी जिसमें राष्ट्र संघ के सभी सदस्य शामिल थे। प्रत्येक देश की समानता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सदस्य सभा की बैठक में अपने अधिक से अधिक 3 सदस्य भेज सकता था, परंतु प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही मत देने का अधिकार था। सभा का वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन जो कि प्राय सितंबर के महीने में होता था, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसका विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता था। सभा के अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के द्वारा किया जाता था और सभा की बैठक में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे, परंतु कार्यविधि से संबंधित सभी निर्णय बहुमत द्वारा लिए जा सकते थे। सभा के सभी निर्णय सुझाव के रूप में ही होते थे। तो हम बात करेंगे सभा के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सामान्य समिति की, एक जनरल कमेटी की और उसके 6 स्थायी समितियों की स्थापना की। और वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 संवैधानिक तथा कानूनी मामलों से संबंधित समिति। इसका काम क्या था? जो लीगल मैटर्स थे उनके बारे में विचार विमर्श करना। दूसरे नंबर पर राजनीतिक समिति पॉलिटिकल कमेटी, जो आपसी जो सदस्य थे देश उनके मामले थे, चाहे वो सीमा विवाद से संबंधित थे या कोई और थे, यानी राजनीति से संबंधित जो भी विवाद थे उनके बारे में जो भी बातचीत की जाती थी, जो भी निर्णय लिए जाते थे वो इस पॉलिटिकल कमेटी में लिए जाते थे। तीसरे नंबर पर सामाजिक तथा मानवीय सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन मामलों से संबंधित समिति, अर्थात जो नागरिकों से संबंधित और जो मानव कल्याण से संबंधित जितने भी मामले थे वो इस समिति में आते हैं। चौथे नंबर पर है बजट समिति, बजट कमेटी, यानी आय और व्यय। आय और व्यय का मतलब क्या होता है कि राष्ट्र संघ की आय क्या होगी कि जो सदस्य राष्ट्र हैं वो आर्थिक अनुदान कितना देंगे और जो भी झगड़ों को निपटाने के लिए पैसा खर्च होगा, सम्मेलन होंगे, जितने भी लोग आएंगे, यानी इस प्रकार से जो भी कुछ खर्च होगा तो वो काम कौन देखेगा? बजट कमेटी देखेगी, यानी वो ऑडिट करेगी इसके बारे में। नेक्स्ट नंबर 5वें नंबर पर है संगठन तथा वित्तीय समिति एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कमेटी। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासकीय कार्य और फाइनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक कार्य। इनसे संबंधित जो भी कार्य होंगे वो इस समिति के अंतर्गत किए जाते हैं। और छठे नंबर पर है निशस्त्रीकरण समिति
डिसआर्मामेंट कमेटी, अर्थात जो देश हैं वो अपने आर्म्स किस प्रकार से कम कर सकते हैं, अपने शस्त्र किस प्रकार से कम कर सकते हैं, उसके बारे में जो भी कार्य करना होगा वो इस कमेटी के द्वारा किया जाएगा। तो आपने देखा असेंबली में कि असेंबली में सभी सदस्य राज्य शामिल हैं, सभी राज्यों के। समानता का सिद्धांत यहाँ पर फॉलो किया गया है। चाहे एक देश 3 सदस्य भेज सकता है, लेकिन उसको वोट एक ही देने का अधिकार है। अर्थात इसमें हम ये देखते हैं कि सभी जो एक प्रकार का प्रजातंत्र होता है वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से रखा गया है सभा को। समय अगर कुछ इस प्रकार का है कि कोई विशेष आवश्यकता है तो विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है, नहीं तो कम से कम साल में एक बार इसका अधिवेशन होता है। सर्वसम्मति से निर्णय, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ यूनिनिमिटी के अनुसार लिए जाते हैं। और अगर कुछ इस प्रकार के कार्य हैं जो कि कानूनी हैं तो उनका निर्णय बहुमत से भी लिया जा सकता है। ये आपने अब तक समझ लिया। अब हम बात करेंगे सभा के कार्य, फंक्शंस ऑफ असेंबली की। सभा में विश्व शांति से संबंधित अथवा राष्ट्र संघ के कार्यक्षेत्र में आने वाले किसी भी विषय पर विचार किया जा सकता था, परंतु इसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे वो बाध्यकारी ना होकर केवल सिफारिश मात्र होते थे। सभा को निम्नलिखित विषयों पर विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, जैसे सबसे पहले नंबर 1 राष्ट्र संघ के बजट का निर्धारण करना, दूसरा निरीक्षणात्मक आयोग यानी सुपरविजरी का काम करना, तीसरा राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र में संशोधन करना, यानी ये नहीं है कि एक बार जो निर्णय ले लिए गए वही मान्य होंगे, समय अनुसार उनमें संशोधन किया जा सकता है। चौथे नंबर पर 2/3 बहुमत से नए राष्ट्रों को राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना। जैसे पिछले चैप्टर में हमने सदस्यता के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से राष्ट्र इसके सदस्य बन सकते हैं, और अगर कोई सदस्यता छोड़ना चाहता है तो कैसे छोड़ सकता है, और यदि किसी को सदस्यता से निलंबित किया जाए तो उसे कैसे किया जा सकता है। इसके बाद नंबर 5 है परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव, यानी स्थायी सदस्यों के साथ साथ इसके अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना भी जो है इसकी परिषद, जो कि इसकी काउंसिल है सभा की, उसका काम है। छठे नंबर पर है परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार। और नेक्स्ट है प्रति 9 वर्ष के लिए परिषद की समिति से अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के लिए 15 न्यायाधीशों का चुनाव करना। हमने राष्ट्र संघ के 3 अंग किए थे, सभा, परिषद और सचिवालय, और हमने जब सभा की बात की तो उसमें सभी राष्ट्र शामिल हैं, और सभा के जो कार्य हैं उन कार्यों के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो सभा है वो परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की वृद्धि का भी अधिकार रखती है, परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है, और 9 वर्ष के लिए परिषद की सहमति से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका तीसरा अंग है उसके लिए 15 न्यायाधीशों का चुनाव भी करती है। और परिषद की सिफारिश पर महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी का भी निर्वाचन किया जाता है। सभा की प्रथम बैठक 15 नवंबर 1920 को और अंतिम बैठक अप्रैल 1946 को हुई। जब इसका अस्तित्व में आया राष्ट्र संघ तब सभा की बैठक हुई थी, और जब ये अपने अंतिम चरण में था यानी राष्ट्र संघ जब फेल हो गया था तो इसकी लास्ट बैठक 1946 में हुई थी, जिसमें राष्ट्र संघ को समाप्त करने और उसके अधिकार, कार्य और संपत्ति संयुक्त राष्ट्र को सौंपने का निर्णय लेने के साथ राष्ट्र संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे अंग परिषद की। परिषद को राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी जैसे होती है। परिषद में 2 प्रकार के सदस्य थे, स्थायी और अस्थायी। जैसे हमने सभा के कार्य किए थे कि जिसमें सभा क्या काम करती है, परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है और परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार रखती है। तो प्रारंभ में परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें शामिल है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली और जापान, और 4 अस्थायी सदस्य थे। परंतु अमेरिकन सीनेट की स्वीकृति न मिलने के कारण चूंकि अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका, तो सन 1920 में दोनों प्रकार के सदस्य 4-4 रह गए। 1926 में जर्मनी को राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया, और अस्थायी सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि करके ये पहले 6 महीने में और बाद में इसकी 6 वर्ष और 9 वर्ष निश्चित कर दी गई थी। उसके पश्चात परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि अथवा कमी होती रही। 1939 में परिषद की अंतिम बैठक में केवल इंग्लैंड और फ्रांस ही इसके स्थायी सदस्य रह गए थे। जापान तथा इटली ने क्रमशः 1933 और 1937 में संघ की सदस्यता त्याग दी थी।
और रूस को फिनलैंड पर आक्रमण करने के कारण राष्ट्रसंघ से निकाल दिया गया था। इसके बारे में हम अपने पिछले चैप्टर में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं परिषद के कार्यविधि के बारे में, इसके प्रोसीजर के बारे में कि ये कैसे कार्य करता है। तो प्रत्येक सदस्य राज्य को परिषद में केवल एक ही प्रतिनिधि भेजने का और एक ही मत देने का अधिकार था। परिषद के निर्णय सर्वसम्मति से होते थे, परंतु प्रक्रिया संबंधी निर्णय बहुमत से होते थे। वर्तमान में जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल यूएनओ है, उसी की भांति राष्ट्र संघ की परिषद में किसी भी सदस्य को निषेधाधिकार प्राप्त नहीं था, यानी वीटो पावर नहीं थी। वीटो पावर का मतलब मना करने की शक्ति। यदि कोई राष्ट्र परिषद का सदस्य नहीं होता था तो भी उसे परिषद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार दे दिया जाता था, बशर्ते कि परिषद में उस राज्य से संबंधित कोई विषय विचाराधीन हो। अब हम बात करते हैं कार्य की, इसके फंक्शंस की। तो परिषद राष्ट्रसंघ के क्षेत्र में आने वाले अथवा विश्व शांति से संबद्ध किसी भी समस्या पर विचार कर सकती थी। ये बात राष्ट्रसंघ के संविधा के अनुच्छेद 4 में कहा गया है। परिषद उन सभी विषयों पर विचार विमर्श कर सकती थी जिस पर सभा में विचार किया जा सकता था। परिषद की बैठकें 3 महीने में एक बार होती थी और आवश्यकता पड़ने पर यह कभी भी बुलाई जा सकती थी। इसके अतिरिक्त परिषद का मुख्य कार्य था अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना, निशस्त्रीकरण संबंधी प्रयास करना, बाह्य आक्रमणों से सदस्य राज्यों की प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करना, संरक्षित प्रदेशों के शासन की रिपोर्ट पर विचार करना, सभा की सिफारिशों को क्रियान्वित करना और महासचिव की नामजदगी तथा सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति आदि कार्य भी परिषद के माध्यम से ही संपन्न होते थे। यदि कोई राष्ट्र राष्ट्रसंघ के निर्णयों की अवहेलना करता था तो परिषद में उस स्थिति में उस राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक पाबंदी लगाने तथा आवश्यकता पड़ने पर सैनिक कार्रवाई करने की व्यवस्था की गई थी और परिषद की यह कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जाती थी। यदि राष्ट्रसंघ के निर्णयों की कोई अवहेलना करता है तो परिषद में उस स्थिति में उस राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक पाबंदी लगाने और आवश्यकता पड़ने पर सैनिक कार्रवाई करने की व्यवस्था की गई थी। अब हम इसका मूल्यांकन करेंगे, एवल्यूएशन करेंगे कि यद्यपि परिषद को बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए थे, परंतु राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण संस्था थी, परंतु फिर भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई खास महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाई। परिषद के पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिए कोई शक्ति नहीं थी, यही कारण था इसका। और इसने कई विवादों को अच्छी तरह से हल भी किया था जिससे कि विश्व शांति को खतरा पैदा हो सकता था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय सहायता सुधारने में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर भी यह सभा के मुकाबले में कम प्रभावशाली सिद्ध हुई और अनुच्छेद 16 में से आक्रमण करने वाले राष्ट्र और राष्ट्र संघ की संविधा का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र पर आर्थिक प्रतिबंध और सैनिक कार्रवाई का अधिकार दिया गया था, परंतु इस क्षेत्र में केवल ये एक परामर्शदात्री संस्था ही मात्र थी। केवल एक बार 1935 में आक्रमण प्रतिबंध का प्रयोग इटली के विरुद्ध कार्रवाई करने में यह असफल रहा था। इसने कार्य तो किया था 1935 में, लेकिन ये असफल रहा उसमें। यद्यपि इसमें स्थायी शक्तियों की व्यवस्था की गई थी, परंतु सभी स्थायी शक्तियां कभी भी इसकी सदस्य नहीं बनी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति में बहुत योगदान दिया, परंतु वह इसका सदस्य नहीं बन सका। और इसी प्रकार राष्ट्रसंघ और परिषद अपने प्रबल समर्थक के सहयोग से वंचित हो गई। 1926 में जर्मनी और 1934 में सोवियत संघ इसके स्थायी सदस्य बनाए गए, परंतु धीरे धीरे इटली, जर्मनी और जापान राष्ट्रसंघ की परिषद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, यानी राष्ट्रसंघ की व परिषद की सदस्यता त्याग दी। 1939 में सोवियत संघ को इससे बाहर निकाल दिया गया था और सन 1939 की अंतिम बैठक में केवल ब्रिटेन और फ्रांस इसके सदस्य रह गए थे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चैप्टर में बात करेंगे सचिवालय के बारे में और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुछ जो मामले हैं जो उन्होंने सुलझाए थे उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।